आज के डेट में अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक है। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं सबसे पहले अप्रोच करूंगा फैमिली के पास, क्योंकि जितना मैंने लिया है उतना ही मैं वापस करूंगा। हो सके मैं थोड़ा डिले भी कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे इज अ फैमिली, देन इज अ फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड। अब इंटरेस्ट अगर कम आएगी तो आमतौर पर व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का मतलब होगा एक्स्ट्रा मनी। तो स्टडी करते समय सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों जो टॉपिक है वो खास करके डिपेंड किसके ऊपर है, तो वो पैसे से रिलेटेड करता है। अब पैसे से कैसे रिलेट करेगा, तो आप जानते हो कि अगर मान लो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, हाँ, अगर किसी को भी ऐसा लगा कि यार बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आपको? आज के डेट में अगर कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो बिजनेस के लिए आवश्यक है? क्या होता है? हाँ, मनी लगेगा। मतलब एक तो हम लोग कहते हैं वन इज द आइडिया, हाँ, आपने थीम क्या बनाई है, आप अपना विजन क्या लेके चल रहे हो। विदाउट आइडिया, विदाउट विजन एंड मिशन आप उस चीज को अचीव तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके आइडिया बहुत शानदार है, आप सामने वाले लोगों की समस्या सॉल्व करने वाले हो, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो नाम बड़ा बन जाता है। आज के डेट में जितनी भी कंपनीज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सभी का बड़ा योगदान क्या था पता है? ये लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो लोग बड़े भी बनते जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज लगता है आइडियाज। अब किसी के पास में बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत सही है, उसके बाद में लगेगा उस चीज को आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए, पैसे लाना चाहिए, और पैसे की फिर जरूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने कहा अगर मान लेते हैं कि कोई भी पर्सन बैंक में, अब ये पर्सन जो है इसको बिजनेस करना है, अब इसको बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे चाहिए। अभी जो पैसे चाहिए तो एक तरीका होता है कि आपको जितनी भी अमाउंट की जरूरत है, आप सबसे पहले देखो, मैं टॉपिक ऐसे कनेक्ट करूंगा कि आपको रियल लाइफ में कनेक्शन उससे बनना चाहिए, ऐसे समझिए। अगर मुझे पैसे चाहिए तो मैं सबसे पहले अप्रोच करूंगा फैमिली के पास, क्योंकि जितना मैंने लिया है उतना ही मैं वापस करूंगा। हो सके मैं थोड़ा डिले भी कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे इज अ फैमिली, देन इज अ फ्रेंड, फैमिली एंड फ्रेंड। अगर ये दोनों भी जिनके पास पैसा नहीं है तो दैट टाइम हम लोग कहां पर अप्रोच करते हैं? बैंक के पास जाते हैं, हाँ, और बैंक के तहत कहता है। तो मान लो कि ये जो पर्सन है ये बैंक में जाता है और पैसे की डिमांड करता है, तो जो पैसा ये उधार लेना चाहता है उस चीज को हम लोग कहेंगे इज द प्रिंसिपल। ठीक है, और प्रिंसिपल को और एक नाम से जाना जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे सम। ठीक है, आमतौर पे हम लोग कहेंगे कि कुछ पैसे उधार लेना या किसी को उधार देना तो भी प्रिंसिपल और सम के नाम से प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इज अ प्रिंसिपल। अब एक समझे, अब प्रिंसिपल को लेटर से अगर मैं प्रेजेंट करूं तो इसको सिंपली लेटर कर दूंगा मैं पी। पी इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल। अब सवाल उठता है कि बैंक हमें पैसा क्यों देगा? क्या रीजन होगा कि जो पैसा हम लोग बैंक के लिए मांगने जा रहे हैं तो बैंक आपको पैसा उधार दे दे? क्या रीजन होगा, क्यों उधार दिया जाता है? बैंक के पास पड़े रहते इस वजह से उधार देते हैं? क्या रीजन होता है? बैंक क्या चाहती है कि मेरे पास अगर लोग आए तो उसी पैसे के ऊपर मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट कमा लूं, तो उस वजह से बैंक पैसा उधार देने के लिए रेडी होता है। तो नेक्स्ट थिंग्स जो आएगी इसमें उसे कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होगा कि जो पैसे आप पैसे ले रहे हो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को प्रेजेंट करेंगे हम लोग R% से। ठीक है, आम भाषा, देखो एकदम आराम आराम से टॉपिक समझेगा। मैं चाहता हूं कि इतनी बढ़िया से ये टॉपिक आपका तैयार हो कि कोई भी सवाल में लेके आ जाऊं तो आपको क्लिक होना चाहिए कि क्या कर रहे थे सर। ठीक है, कंसेप्ट पे देखना, फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से बनाएंगे। मैं कोई फॉर्मूला, हाँ, एक चीज मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहता हूँ, टॉपिक बहुत अच्छा है तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको फॉर्मूला ओरिएंटेड पढ़ो। मैं कहीं पर भी फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं करना चाहूंगा। फॉर्मूला पढ़ाना तो काम है मेरा कि चलो ये बुक में ऐसे हैं, लेकिन खुद को समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा देती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा बैंक आपसे वसूल करेगी। ठीक है, तो चलो हम लोग बैंक के पास गए, बैंक ने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगेगा। अब पैसे लेने समय बैंक ने या लोन पारित कर दिया, सैंक्शन हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। अब एक होता है बैंक आदमी से पूछती है, पर्सन से पूछती है, कब पैसा क्या करोगे, रिटर्न कब करोगे? अब रिटर्न करने का टाइम तो आएगा, तो नेक्स्ट फैक्टर लग जाएगा कितने समय के बाद पैसा रिटर्न किया जाएगा, और उसे कहेंगे टाइम। और टाइम की जो वैल्यू है वो एन से प्रेजेंट करेंगे। और टाइम की वैल्यू हमेशा इसमें जो आएगी वो ऑलवेज नंबर ऑफ ईयर्स में ही आना चाहिए, कि कितने साल के लिए पैसा लिया जा रहा है वो हमेशा इसमें आना चाहिए। तो बैंक कहती है यार पैसा तो लोगे लेकिन उसके ऊपर कितने समय के बाद में वापस दोगे ये हमें चाहिए। ठीक है,
तो मान लो बैंक ने ये सब कुछ चीजें आ गई और आपके सामने रख दिया। फिर एक आता है कि बैंक क्या कहती है कि इससे बैंक को मुनाफा होगा, और वो क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे वो होगा बैंक कमाएगी इसके ऊपर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अगर कमाएगी तो आमतौर पर व्हाट इज मीन बाय इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का मतलब होगा एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा पैसे जो बैंक आपसे चार्ज करेगी। और जो एक्स्ट्रा मनी है उसके टाइप्स कितने हैं, तो उसके दो टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, एंड अनदर इज कॉल्ड एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। और डेफिनेटली कंपाउंड का मतलब होगा इंटरेस्ट जो चलेगा उसमें भी अलग अलग टाइप्स होने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ये बैंक के तरीके हैं पैसे वसूल करने के, ठीक है, ये दो वाले टाइप। तो सर ये दो ओरिएंटेड बैंक आपसे पैसा लेने वाली है, ठीक है, वहां पर देखिए। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा आएगा। तो मान लो कि हम लोगों ने जो भी इंटरेस्ट से बैंक से पैसा लिया होगा, वॉट एवर मे बी द सिंपल इंटरेस्ट एंड मे बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एक ऐसा भी समय आएगा जब बैंक को आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा पूरी तरह से वापस करना पड़ेगा। तो जब पर्सन पैसे को वापस करता है उस चीज को कहा जाता है, उसे कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट का मतलब जो अमाउंट हम लोग रिटर्न बैंक को करेंगे। अब देखिए रिटर्न करते समय ये तो डेफिनेटली होगा, जितना पैसा आपने बैंक से लिया है वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। जितना पैसा बैंक से लिया है वो देना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार पैसा मैंने पी लिया तो पी तो देना ही पड़ेगा। पी के साथ में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो डिपेंड करेगा आपने किससे लिया था। तो पी प्लस इंटरेस्ट ये वाला मेथड हो जाएगी जो हम लोग बैंक से वापस करते हैं। तो ऐसे पैसे हमें देना पड़ता है। अब देखो जब हम लोग ये कंडीशन समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बता रहा हूं कि बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, या बैंक से पैसे लेने की बात कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं। मान लो थोड़ा रिवर्स मान लेता है, पैसे बैंक से लेना नहीं है, पैसे बैंक में डिपॉजिट करना है, तो क्या सेम वर्क होगा, सेम वर्क होगा। मैंने पैसे बैंक में रखे, तो मैंने जो बैंक में पैसे रखे उसको मैं कहूंगा सिंपल या प्रिंसिपल, सम और प्रिंसिपल। उसके ऊपर बैंक मुझे क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। उसके बाद काउंट कौन सा करेगा, नंबर ऑफ टाइम भी काउंट करेंगे, और काउंट करने के बाद एक्स्ट्रा मनी हमें बैंक दे देगी। अब मान लो थोड़ा रियलिटी ओरिएंटेड समझते हैं। आप में से कुछ लोगों ने, सभी लोग बैंक में पैसे रखते हैं, बैंक में पैसा रखा और बैंक के ऊपर अटैक हो गया, तो हमें पैसा मिलेगा, टेक्निकली वापस मिलेगा, बैंक वापस देगी। हाँ, नेशनल रहेगी तो देगी, पक्का गारंटी के साथ देगी। नहीं है, एक्चुअली जब बैंक के फॉर्म हम लोग फिल करते हैं तो उसमें क्लियर कट लिखा जाता है कि कोई भी अनुचित घटनाओं के तहत आपका पैसा अगर चला जाए, बैंक बर्बाद हो जाए, तो कोई गारंटी नहीं आपका पैसा वापस मिले। तो सर ऐसा होने के बावजूद हम लोग पैसा क्यों बैंक में रखते हैं, उसका रीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी बैंक बर्बाद होती है या हमारा पैसा चला जाता है तो हम लोग बैंक को नहीं कोसते, हम लोग किसे कोसते हैं, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जीना हराम कर देंगे, और गवर्नमेंट का जीना हराम कर देंगे तो गवर्नमेंट आ ही नहीं पाएगी। तो इस वजह से गवर्नमेंट लगी हुई रहती है। अकॉर्डिंग टू द रूल बैंक का कोई ऐसा रूल नहीं कि पैसा वापस करे, लेकिन अभी तक ऐसा घटना घटी नहीं है। तो कुछ होता है क्या सर, हाँ, जितने भी ये वाली बैंक है ना, जिला मध्यवर्ती बैंक, आप कोई भी जिला का उठा लो, ठीक है, जो भी अपने नीचे एक बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी लाइव चल रहा है, तो अपने इंस्टीट्यूट के नीचे एक बैंक है, उसमें पैसा रखा, बैंक बर्बाद हो गई, कोई गारंटी नहीं पैसा मिलेगा। क्योंकि ऐसे जो बैंक है वो हर साल बर्बाद होते हैं। और क्यों होते हैं, उनके जो मेन लीडर होते हैं, जो मेन प्रेसिडेंट होता है, वो कौन से होते हैं, पॉलिटिशियन ही होते हैं, अपने घर वालों को पैसे देते रहते हैं। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है कि बैंक में जो पैसा रखते हैं, मे बी रखा जाए या लोन लिया जाए, उसके लिए ये टर्म्स लगने वाली। क्लियर, यहां तक समझ में। ओके, अब जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट के टाइप्स हैं, वन इज द सिंपल इंटरेस्ट, अनदर इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों आपके सामने रखता हूं, फिर हम लोग दोनों को साथ में कंबाइन पढ़ते हैं, ठीक है, कि ये चीज क्या है, यहां पर क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर एग्जाम में कैसे आएंगे, और फिर एक टाइप को डिटेल में। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट है उसको दो घर में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ सिंपल इंटरेस्ट। यार नाम में ही बहुत सिंपल, आसान है, सिंपल इंटरेस्ट खुद एकदम आसानी से रखा गया है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और एक तरीका यहां पर लिखता है जिसे हम लोग कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, कोई बता सकता है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, और कैसे निकाला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। कोई 7-8 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, कोई जानता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। वैसे फॉर्मूला तो हम लोग आगे लगाएंगे नहीं, बट अगर बेसिक ही आ रहा है सर सिंपल इंटरेस्ट क्या है,
तो बताओ कोई निकाल सकता है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक? कौन सा स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं आप लोग? कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा 7 या 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स है। आई थिंक इज अ 7 स्टैंडर्ड। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? एस आई इज इक्वल टू क्या? P इंटू आर इंटू एन डिवाइडेड बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। कि अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो पैसा कितना लिया, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल के लिए, ऐसे मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा। कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखेंगे कि जो 100 लिखा गया उस द कांस्टेंट नंबर। 100 जो लिखा गया वो तो कांस्टेंट नंबर है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा एस आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मेरा पी इंटू आर इंटू किसके ऊपर? एन के ऊपर। यानी इसका कहना क्या होगा कि जितना ज्यादा पैसा लोगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना ब्याज ज्यादा देना है। ठीक है, वैसे है। ठीक है, अब थोड़ा इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। जब बैंक से पैसा लेने जाता है, बैंक से पैसे की बात कर रहा हूं मैं खाली, बैंक से अगर मैं पैसा लूंगा तो बैंक दो ही आंसर देगी, या तो अप्रूवल होगा नहीं तो नहीं होगा। वो कभी ऐसा नहीं कहेगी आधे आधे पैसे मिलेंगे, वो क्लियर कट करेगी पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। उसके चलते हम लोग ये भी कहेंगे कि जो पी है ये भी मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा कि यार ये तो फिक्स है, या तो मिलने वाला है नहीं तो नहीं मिलने वाला। ये पी इज द कांस्टेंट। ठीक है, वेरी क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इज द वेरी। कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट? आज के डेट में अगर मैं कोई भी बैंक से पैसा उठाऊं तो क्या सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है? आप अगर बैंक में जाते हो तो क्या सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है? सिंपल सा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम चल रहा होगा? नहीं चल रहा होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा ही उनको मार्केटिंग का जरिया मिल जाता है। तो सभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक जैसे चलने लगा, सभी का स्कीम अगर एक जैसे चलने लगी, तो फिर तो ऐड ही नहीं करेंगे कोई, सिंपल सा हो जाएगा। रिसेंटली एक आईपीएल मैच के दौरान आपको शाहरुख खान की भी एड लग रही होगी। शाहरुख खान लग रहे होंगे मुथूट फाइनेंस के ऊपर। अभी आईपीएल में ऐड नहीं दिख रहे क्या? महेंद्र सिंह धोनी ऐड कर रहे होंगे कौन से बैंक की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। वो हर बार कर रहे होंगे अकाउंट ओपन करवाओ इधर उधर ऐसे। ठीक है, तो हर एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। इस ओरिएंटेड हम लोग कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पर्सन के ऊपर या बैंक के ऊपर? पर्सन के ऊपर। पर्सन चाहे कितने दिन में पैसा वापस कर सकता है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ऐसे कहेंगे कि जो सिंपल इंटरेस्ट है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर परसेंट इंटू किससे यार? एन से। क्योंकि पी को हम लोगों ने क्या मान लिया? कांस्टेंट। जो भी पैसे लेंगे तो वो इसके तहत आ जाएगा। यानी अब देखो ये लाइन क्या हो गई कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा पैसा ब्याज बढ़ेगा, जितना टाइम लेट करोगे पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपलेस्ट फॉर्म ये कहता है सिंपल एस आई इज कांस्टेंट। एस आई इज कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। एवरी ईयर ये कहता है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी भी क्या नहीं होता? बदलता ही नहीं, सिंपल ऐसे ही रहता है। यानी उसका कहना क्या है? अगर एक साल का ब्याज, एक साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपए चल रहा होगा, तो आपने एक साल नहीं दिया तो 2 साल के बाद दोगे, तो एक साल का 1,000 है तो दूसरे साल का भी 1,000, तो 2,000 वो दे दो ऐसे। तो क्या आप थोड़ा ये भी देखिए, क्या रियल लाइफ में अगर मैं पैसा लोन लेने बैंक के पास जाऊं, या हम लोग घर वाले जाते हैं, या एजुकेशन लोन के लिए मैं जा रहा हूं, तो मुझे लोन सिंपल इंटरेस्ट से देगा? क्या लगता है? मार्केट का भी तो नॉलेज होना चाहिए ना, टॉपिक तो पढ़ रहे हैं। क्या सिंपल इंटरेस्ट से लोन मिलता है? तो आज के डेट में किसी भी पर्सन को सिंपल इंटरेस्ट से लोन दिया ही नहीं जाता। तो फिर सर ये क्यों पढ़ रहा है? इसका मेन रीजन है ये टाइप्स है। ठीक है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट से लोन किसे मिलता है? अगर कोई भी पर्सन बैंक में ही जॉब कर रहा हो। ठीक है, अगर मान लो कोई भी ऐसा पर्सन है XYZ नाम की बैंक में जॉब कर रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जॉब कर रहा है, और उसको लोन की आवश्यकता है, वो इंप्लॉय खुद ही है बैंक का, तो उस पर्सन को लोन किस इंटरेस्ट में मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। बाकी फिर डिप्टी कलेक्टर बन जाए या कुछ भी हो जाए, आपको लोन सिंपल इंटरेस्ट से मिल ही नहीं सकता, बिकॉज ये कायदे का रूल है। ठीक है, ऐसे। तो ये वाला तरीका है यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं यार कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट? ठीक है, समझेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय एक फॉर्मूला माना जाता है जिसको हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द ए? ए को क्या कहते हैं? अमाउंट। ये तो कहते हैं वापस करने का ही फॉर्मूला है। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, बस खाली लिखा के दे रहा हूं स्टार्टिंग में, ये समझ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी ब्रैकेट 1 + r डिवाइडेड बाय 100 रेज टू दी पावर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला है। और अमाउंट का मतलब क्या हुआ? जो पैसे हम लोग क्या करते हैं? वापस करते हैं।
तो सर फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको अमाउंट की वैल्यू में से क्या माइनस करना पड़ेगा? प्रिंसिपल। तो दैट टाइम आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कहना है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए तो उस चीज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। सर क्या होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट? में आगे बताऊंगा, बस खाली देखिए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो पहले ब्याज आया उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में कहानी क्या है? दोनों ऐसे कहीं तो कनेक्ट होंगे। हाँ, तो एक बात है, दोनों में भले आप सिंपल इंटरेस्ट से पैसा लो या कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा लो, एस आई इज इक्वल टू सी आई हो जाएगा जब नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा? 1। अगर एक साल के लिए कोई भी पर्सन पैसा उधार लेता है तो भले वो सिंपल इंटरेस्ट से ले लिया जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट से ले ली जाए, दोनों की ब्याज क्या होगा? सेम होगा। तो देखते समय ध्यान रखिए, अगर मुझे कोई गाड़ी परचेस करना है, मोबाइल परचेस करने जा रहा हूं, या ऐसी कोई आप चीज परचेस कर रहे हो जिसको आप एक साल में निपटा सकते हो, तो डेफिनेटली 1 ईयर का ही लोन लेना है, क्योंकि 1 ईयर में आप उसको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा पाएंगे, सीधा कौन सा लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन सामने वाला पर्सन आपको ये जरूर कहेगा कि एक साल में मत लो, 2 साल में ले लो, क्योंकि 2 साल में जाएगा तो इसमें नहीं देगा, वो कौन सा लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, अब आते हैं सर कैलकुलेशन कैसे करता है एग्जैक्टली यार, क्या होता है कैलकुलेशन और एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेशन पूछा जाएगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं, हम लोग एग्जाम में कौन सी तरीका अपनाएंगे और टॉपिक कैसे रखेंगे, दोनों मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट भी ले रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को एक साथ क्यों ले रहा हूं? दोनों में डिफरेंस पता चले कि क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर कुछ चीजें दोनों कॉमन पढ़ेंगे और फिर एक ही चीज को कंटिन्यू आगे किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए, मान लेते हैं कि हम लोगों ने बैंक से पैसे उधार लिए जिसके अमाउंट है 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए मैंने उधार लिए, बैंक कह रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी 10% से, और नंबर ऑफ ईयर की बात हो रही है, हम लोगों ने कहा 2 साल के बाद में पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, 2 ईयर के बाद में। अब हो गया कि हम लोगों को पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कि बताओ यार एस आई की वैल्यू कितनी आएगी और एक जगह पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, एस आई यानी कंपाउंड। अब एक तरीका है मैं फॉर्मूला प्रूफ प्रेजेंट करूं और उससे ओरिएंटेड मेरा आंसर आ जाए। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बहुत आसान भी है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों ने कहा था पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? 10,000 इंटू आर, आर की वैल्यू 10, इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी? 2, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100। या तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, अब इस ओरिएंटेड जैसे जाते हैं तो यहां पर क्या होगा? ये 2 जीरोस, यहां से 2 जीरोस कैंसल, 100 इंटू 10 कितना? 1,000, एंड 1,000 इंटू 2 कितना? 2,000। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आपका बनेगा वो कितना बन रहा है? 2,000। तो एक मेथड यही है कि हम लोग धीरे धीरे करके पी आर इन फॉर्मूले में रख के आंसर दे रहे हैं। इससे दूसरी मेथड, सेकंड मेथड देखा, हाँ आराम से, जो आप 200 से कनेक्ट कर पाओ, यस है वही मेथड में समझे। अब हम लोगों ने क्या यार, इतना सब कुछ लिखने से अच्छा डायरेक्ट डायरेक्ट देखते हैं कैसे देखें। हम लोग ये देखेंगे कि पैसा कितना उधार लिया? 10,000। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से लिया? 10%। कोई भी नंबर का 10% निकालना है तो 10 से उसको क्या कर दो? डिवाइड ही कर दो। अब बताओ 10,000 को 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1,000। इसके चलते ये कह सकते हैं एक साल का इंटरेस्ट कितना? 1,000। तो हम लोगों ने कहा जो एक साल का इंटरेस्ट है वो मेरा 1,000 का है। अगर एक साल का इंटरेस्ट मेरा 1,000 है, पैसे कितने साल के बाद देना है? 2 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट तो कांस्टेंट ही होता है। तो एक साल का 1,000, अगले साल का भी कितना? 1,000 ही होगा। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट? 2,000। तो एक तरीका ऐसे होगा कि आपने ऐसे वैल्यू निकाला। ठीक है, अब आता हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को यहां पर दिखाने के लिए। अब देखो यार कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे दिखेगा। ठीक है, यहां पर लिखता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो फॉर्मूला लगाओगे आप लोग जो बुक में दिया जाता है, सबसे लेंदी होगा और बहुत टाइम चला जाएगा, हम लोग उसमें जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आपको ये देखना है कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करता है। पहले तो देख लीजिएगा 10,000 अमाउंट है, 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया, 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना? 1,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के चलते भी पहले साल का इंटरेस्ट 1,000 ही आया था। ठीक है, पहले साल का 1,000 तो दूसरे साल भी 1,000 ही आएगा। तो यहां पर भी लिखेंगे सर अगले साल भी 1,000 ही आ जाएगा, 2 साल का निकालना है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो ब्याज बना उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, जो व्याज असेल त्यावर पण व्याज लागणार। ठीक है, तो जब आप सेकंड ईयर का इंटरेस्ट लगा रहे थे तो पहला इंटरेस्ट बना था ना, जब मैं सेकंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था उसके पहले एक इंटरेस्ट मुझे मिला था। कितने का इंटरेस्ट मिला था?
1000 का, तो ये 1000 के ऊपर भी 10% लगाएगा, 1000 के ऊपर भी 10% लगाएगा, तो 1000 का 10% कितना, 100। तो यहां पर सेकंड ईयर की वैल्यू बन जाएगी 1100 की। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना होगा, या टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो पहले साल का 1000 और नेक्स्ट ईयर का कितना 1100, तो टोटल कितना हो गया 2100। तो ऐसे वैल्यू बन जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आदमी चला जाता है फंस जाता है, बहुत फंसता है, हर आदमी फंसता है। फिर आपको कि सर इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, ये ऐसी चीज है जो बढ़ती हुई नजर आती है। हाँ, बढ़ती हुई नजर आती है, एक बार उसमें इंप्रूवमेंट हो गया तो वैसे चलता रहेगा। ठीक, इसमें फॉर्मूले से जाओ डायरेक्टली आंसर आएगा, नहीं तो आप ऐसे निकालो तो भी सेम आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ध्यान रखें, पहला साल का इंटरेस्ट, अगला साल का इंटरेस्ट, लेकिन पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट 3 साल का लेके बताता हूं और कैसे बना सके। ठीक है, चलिए देखिए, मान लो वही चीज ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास 10,000 रुपीज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने चार्ज कर दिया 10% का, और टाइम की जो वैल्यू है वो 3 ईयर की। तो हमें सेम सॉल्व करना है, एसआई की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा। देखिए आप पीआरएन फॉर्मूला लगाओ तो भी आपका आंसर बनेगा। मेरा कहना सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली ऐसे चले जाओ, बताओ इसका 10% कितना 1000, तो एक साल के लिए 1000 ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, मैं एक साल को जो लगाएंगे उतना ही अगले बढ़ता रहेगा, तो हमें कितना साल चाहिए 3 साल, तो एक साल के लिए 1000, तो 3 साल के लिए 3000। तो ये डायरेक्टली दिख सकता है कि ये 3000 बना था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं कहता, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ अलग ही कहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आता है, अब मैंने लिखा है यहां पर सी है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय पहला वही प्रोसेस, पहले साल का बताओ कितना 1000, तो पहले साल का 1000 सर। ओके, अगले साल जैसे जाएंगे तो दोबारा कितना लगेगा 1000 ही लगेगा, क्योंकि पहला साल 1000 तो अगले साल भी 1000। लेकिन जब अगले साल का इंटरेस्ट लगा रहे थे तो वो क्या कहेगा, मेरे पहले इंटरेस्ट लगा कितना, एक इंटरेस्ट है कि नहीं, जैसे हम लोग यहां पर इंटरेस्ट लगा रहे हो उसके पहले एक साल का इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, जो पहला वाला इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी चार्ज करेगा कितना परसेंट, 10%, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप बताओ 1000 का 10% कितना 100, तो यहां पर बन जाएगा 100, और यहां की वैल्यू कितनी आएगी 1100। यहां तक स्टेप समझ में। चलो सर तीसरा साल जाता है, अब थर्ड ईयर में देखो क्या होगा। थर्ड ईयर में ऐसे ही होगा, प्रोसेस आपको समझना है, प्रोसेस देखिए, ये 10% इसका निकालना है, तो इसका 10% दोबारा कितना 1000। ये तीसरा साल चल रहा है, यहां तक आ गए। जब मैं तीसरा साल यहां पर प्रेजेंट करूंगा तो क्या कहेगा, ये क्या देखेगा, इसके पहले इंटरेस्ट बना है, कितने साल के इंटरेस्ट बने 2 साल, तो हर एक इंटरेस्ट के ऊपर भी कब्जा करेगा, हर एक इंटरेस्ट के ऊपर भी वसूली किया जाएगा। तो यहां पर इंटरेस्ट लगाते समय सबसे पहला इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 10% का। तो बताओ इसका 10% कितना 100, तो यहां से 100 रुपीज मिले। फिर सेकंड क्या कहेगा, वो सेकंड कहेगा कि ये जो सेकंड ईयर का अमाउंट आया था, इंटरेस्ट आया था, उसके ऊपर भी 10% लगेगा। इसको 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा 110, तो इसका भी इंटरेस्ट बन जाएगा यार 110। अब ये मिला कि यहाँ का तीसरे साल का इंटरेस्ट आपके सामने नजर आएगा। तो अब हम लोगों ने देखा 1000, 110 कितना होगा 1210। तो अगले साल का तीसरे साल का इंटरेस्ट था 1210 का। ठीक है, ऐसे है। तो अब हम लोग करेंगे एडिशन करके देखते हैं कि यार टोटल कितना बना है। तो देखिए टोटल कैसे है, पहले साल 1000, यहां पर 1100, और यहां पर 1210, 1000 कितना 3000, 100 200 कितना 300, और यहां पर कितना है 10 भी है, तो टोटल जो बनेगा 3310। ये बन जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ 3 ईयर। ऐसा है। अब गड़बड़ क्या है ना, मजा तो आ रहा है समझने में, लिखने में गड़बड़ चल रहा है कि कैसे लिखूं क्या लिखूं, कभी भूल जाऊं। अब मैं इसको और आसान करता हूं। ठीक है, कि मान लो यही, हाँ अभी ये एग्जाम में आएगा तो सर कैसे निकाल पाएंगे। तो वो सेम प्रोसेस है कि टी की वैल्यू हम लोगों ने 10,000 कर दिया था। हाँ, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर 10% था, और टाइम हम लोगों ने जो रखा था एन की वैल्यू वो 3 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाले और जल्दी जल्दी इसको कैसे बना सकते हैं, वही चीज है। देखिए यार, आप प्रोसेस तो वही है, खाली इतना कह सकता हूं, जब आप इसका 10% निकालते हो तो डायरेक्टली आप यहां पर दे दोगे 1000। अगले साल आपको यही नंबर कॉपी करना है, कितना 1000, ये कॉपी कर देना है, और इस नंबर का निकाल देना है 10%। तो इसका 10% कितना 100। अब इसको ऐड कर दो, व्हाट इज द एडिशन 1100, यहां तक आ गया।
तो मेथड क्या है, ये यहां तक आए कि नहीं, इसी को नोट डाउन करो, इसी को नोट डाउन, मतलब पूरा लिखते मत जाओ। मैंने ये लिखा, फिर इसके बाद में मैंने इसी को कॉपी कर दिया, फिर इस नंबर का 10% लिखा। अब मेरे पास नेक्स्ट ईयर की वैल्यू कितनी है, ये नंबर है कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट वही नंबर लिखूंगा, ऊपर वाला सब कुछ लिखते नहीं बैठूंगा। मैं डायरेक्टली आऊंगा और कितना लिखूंगा, 1100, मैंने ये लिख दिया, तो मेरा ऊपर वाले सब कुछ उसमें आ ही गए। अब ये आने के बाद में मैं क्या करूंगा, खाली इस नंबर का कितना लूंगा, 10%। तो ये क्या कह रहा है, जो पहले लिखा है उसको लिखो, उसका 10% लिखते जाओ, उसका परसेंट है। तो व्हाट इज द 10% ऑफ 110? 110, 110। तो यहां पर 110 ही ऐड होगा और इनकी करेंगे एडिशन। तो बताओ व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर, 1210। तो आप देखिए आपके सामने नंबर वही आ जाएगा जो हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था। फर्स्ट ईयर का कितना, 1000, सेकंड ईयर का कितना, 1100, थर्ड ईयर का कितना, 1210। और जब आप एडिशन करोगे तो सेम आंसर 3310। तो ये आएगा। तो आसान मेथड क्या है कि जब डिफिकल्ट कंटेन आए, पहला साइकिल वैसे लिखते जाओ, उसका परसेंटेज ऐड होता है। ठीक है, अब चलते हैं, ये एक पैटर्न हुआ कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, प्रिंसिपल क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम को कैसे कहते हैं, अमाउंट क्या कहते हैं, इसके बारे में। इंटरेस्ट के कितने टाइप है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते, ये चीजें देखें। अब एग्जाम में क्या होगा कि आप जब सॉल्व करोगे तो एक वर्ड आ जाएगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 3 साल का इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, इसके ऊपर सवाल आएगा। तो टाइप नंबर 2 कर दीजिएगा, या नेक्स्ट, हाँ, बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वर्ड लगा दीजिएगा, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला टाइप। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ना, आप देखो थोड़ा ध्यान से समझेगा एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। और ये सिंपल इंटरेस्ट में नहीं आता, उसका रीजन भी क्लियर करता हूं। ठीक है, मान लो एग्जामिनर ने कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट में क्यों नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों आता है, इसका रीजन समझाता हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है खाली 10% का, और टाइम दे दिया है यहां पर 2 ईयर का, 2 साल का। हाँ, लिखिए मत, हाँ, खाली देखते रहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम दिया है 2 साल का। अब आपको बताना है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, ये बता दीजिएगा। 10% तो मैं समझ ही पा रहा हूं, 10%, 10% परसेंटेज है वो, कितने साल के लिए है, 1 ईयर के लिए है वो। यहां पर टाइम 2 साल का है, लेकिन ये जो 10% लिखा जाता है, कभी कभार इसको आप ऐसे देंगे, PAPT, पर एनम, पर कैपिटल पर एनम, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, पर कैपिटल, पर कैपिटल पर एनम, पर एनम। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एनम यार, ईयरली। वो कहता है जितना पैसा लगा रहे हो, जितना पैसा 1 साल के लिए, पर ईयरली। तो जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा रहा है, वो 1 साल के लिए है, वो 1 साल के लिए। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखिए आप क्यों नहीं आता, इसका रीजन समझाता हूं। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट कहता है पहले साल 10 है ना, तो अगले साल भी कितना होगा, 10 ही होगा, उसका दिक्कत ही नहीं है, वो डायरेक्टली ऐड ही करेगा। तो बताओ ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 20। तो वो तो कहता है डायरेक्ट डायरेक्ट 20 होता है यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं चलता। अब यही चीज अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने के लिए जाऊं, यहां पर लिखता हूं। ठीक है, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना होगा, कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर, 21 हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का तरीका ही अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहेगा, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, 10%, इज ओके। अगले साल कितना लग रहा है, 10 ही लग रहा है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है अगले साल जब 10 लगाओगे, तो पहला इंटरेस्ट बना ना, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी कितना चार्ज करेगा, 10%। तो ये जो 10 है उसका भी 10% लगाएगा। तो 10 को 10 से डिवाइड कर दो, 1। तो यहां पर एक बन जाएगा। तो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना था, 11। तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट में बन रहा है, देखो यहां का 11 और यहां का 10, बताओ कितना होगा, 21। तो ये बन गया यहां पर। तो एक मेथड क्या है कि सर मैं परसेंटेज ऐसे ऐसे लिखाते हुए आगे बढ़ जाऊं, एक ये तरीका है। दूसरी मेथड, दूसरा किसी को लगा सर फॉर्मूला बता दो कोई अच्छा सा जिसमें डायरेक्ट डायरेक्ट बन जाए ये टॉपिक, तो फॉर्मूला बेस्ड बता रहा हूं। फॉर्मूला में कैसे है ना, ये वाला कंसेप्ट, तो इसको ऐसे लिखा देता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाय 100, ये वाला चीज याद कर लो। अगर, और ये किसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए नहीं बता रहा हूं, किसके लिए बता रहा हूं,
कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100 करो। एक्स और वाई का मतलब पहले साल कितना, दूसरा साल कितना। अगर दोनों साल की वैल्यू सेम है, जैसे करंट कंडीशन में इस सवाल में एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, सेम ही है, वो तो तेरा 10% ही। तो ये वाला सवाल यहां से कैसे बनेगा, यहां पर तो ये बन जाएगा 10 प्लस कितना, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना, ये स्टेप समझ में, 10 प्लस 10, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। और जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, पता है 10 प्लस 10 कितना, हाँ 20, प्लस ये जीरो दोनों जीरो कैंसल, 1 इंटू 1 कितना 1, तो आंसर कितना आया 21। तो एक फॉर्मूला वाली मेथड है, ऐसे जा सकते हैं। चलो पैसे से ओरिएंटेड एक बात छिड़ ही रही है, हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं तो पैसा ही पढ़ा रहा हूं कि पैसे में कैसे इंटरेस्ट लगता है। एक बात बताइएगा, इंडिया में हमारे पास जो पैसा आता है, करेंसी आती है, नोट आती है, उसको प्रिंट गवर्नमेंट ही करती होगी, जब मोदी जी वगैरह आदेश देते होंगे। मोदी जी आदेश देने के बाद प्रिंटिंग होता है क्या, कि मोदी जी ने फोन लगा प्रिंट कर दो, क्या कब होता है, नहीं। कब कब होता है, गवर्नर, हाँ किसके गवर्नर, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जो है, उसके अगर पर्सन कहते हैं कि यार प्रिंटिंग करना है तो फिर पैसा आ सकता है। वो जो करेंसी है, नोट है, उसके ऊपर साइन भी होता है, किसकी साइन होती है, गवर्नर की ही साइन होती है, उसके दस्तखत होते हैं गवर्नर के। और गवर्नर के चलते ही ये चीजें सब कुछ मैनेज किया जाता है। ठीक है, आरबीआई जो वो बॉडी है, वो कोई भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं माना जाता, स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है, जिसको मेन अपना उद्देश्य मान के चलना पड़ता है। बट तभी भी मेरा सवाल आपसे ये है, यार गरीबी खूब चल रही सर इंडिया में, गवर्नर को लगा पैसे के पैसे नोट छापिए, बांटो लोगों को फ्री में, तो गरीबी तो खत्म कर भी सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते। बांग्लादेश हो जाएगा, पैसे कैसे छापते हैं, मतलब मान लो प्रिंटिंग करवाने की मशीन ही अपनी है, कागज भी अपना ही है, तो पैसे क्यों नहीं छापना चाहते हैं, कैसे छापते हैं? क्या क्या रोल है, कोई तो आइडिया होगा कि कुछ तो मशीन होगी, कुछ तो होगा। किसको पता है, एनीवन, कि पैसा कब कितना छापा जाता है, किसके ऊपर तय है इंडिया का, गोल्ड रिजर्व है, इज द राइट आंसर। आपके पास गोल्ड कितने हैं, रिसोर्सेस कितने हैं, उसके ऊपर आपकी करेंसी बाहर कितनी आएगी, ये डिपेंड करता है। गोल्ड इज अ रिजर्व। कुछ सालों की पहले की एक कहानी बता रहा हूं, अभी भी एक थिंक एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहा। गोल्ड जितना आपके पास होता है उस तहत रिसोर्सेज जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि आपको पैसे कितने प्रिंट करवाने हैं या कितने कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मनमानी नहीं कर सकते। यानी आपको लगा कि सर पैसे की कमी चल रही है, प्रिंटिंग मशीन लगाया, पैसा छाप दिया, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उससे क्या होगा, कीमत एग्जैक्टली बढ़ जाएगी। देखो पहले आपने ये सुना होगा, पहले इतना सस्ते में मिलता था, पहले पहले सैलरी भी तो कम थी। ठीक है, तो वो सामान सस्ता होगा, आज के डेटा हिसाब से वो इक्विवेलेंट बढ़ता जाता है। मतलब महंगाई दर बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ रही है, वो उसको मैनेज करना आना चाहिए। यूएस ऐसी कंट्री है जो डेवलप कंट्री में आती है, यूएस का भी यही फंडा था, गोल्ड रिजर्व करके ही करना। बट कुछ सालों से यूएस ने अपना पूरा ये जो गोल्ड रिजर्व वाला कंसेप्ट है उसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। यूएस कहीं पर भी गोल्ड रिजर्व पे बात नहीं सुनता, अपने मन में आएगा तो प्रिंट करवाएगा। बाकी कंट्री तो जान ही दीजिए, ठीक है, बहुत सारी कंट्री मिल जाएगी कि सर जिसमें तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, बट यूएस बहुत डेवलप कंट्री होने के बावजूद पैसा अपनी मनमानी से छापता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं। और आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो आज तो यूएस की फिर कुछ अलग ही परंपरा चल रही है। आप जानते हो न्यूज में क्या चल रहा है आजकल, डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट होने के बावजूद कैसे कर रहे हैं, कंट्री से खुद ही कह रहे हैं कि गिफ्ट दे दो मुझे। ठीक है, बहुत, हाँ इतनी बात, कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं बना कि आप कंट्री से डायरेक्ट खुलेआम कह रहे कि ये चाहिए चाहिए। हाँ, एक बहुत बड़ा जेट दिया उनको, करीबन 2900 करोड़ रुपए के आसपास का जेट मिलने वाला है उसको, फिर कहने लगे बहुत अच्छा देश है। ठीक है, और जो नहीं देगा उसका तो कुछ अलग ही है। रिसेंटली अभी आप देख रहे थे, कुछ दिनों के पहले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार इंडिया के पास अब क्या करेंगे, सपोर्ट कौन में आएगा, पाकिस्तान के पास तो सपोर्ट में कौन चला जाएगा, चाइना तो चला जाएगा। तो ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प तो डोनाल्ड ट्रम्प हमारे साथ देंगे, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बीच में ही बता दिया, क्या बताया, युद्ध खत्म। ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे, ये अभी फाइनली हो गया, मतलब दोनों के दोनों कंट्री शांत हो जाए। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने अप्रोच यही नहीं है, वो खुद ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में और एक शॉकिंग होगा, हमें लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो सर इंडिया के साथ ही है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जैसे इलेक्टेड होके आ गए तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की।
क्रिप्टो करेंसी तो आई थिंक सभी ने सुना ही होगा ना कहीं। एक होती है करेंसी पैसा दो लो, ठीक है, एक होती है क्रिप्टो करेंसी जिसको कौन सी करेंसी मानी जाती है, डिजिटल वर्चुअल, जो है नहीं है कोई गारंटी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टेड आने के बाद में ऐसा पहला प्रेसिडेंट है जिसने डोनाल्ड करेंसी स्टार्ट कर दी, डोनाल्ड क्रिप्टो करेंसी उसके नाम पे। और पता है हैरानी की बात क्या है, रिसेंट न्यूज के हिसाब से डोनाल्ड ने जो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस किसको दिया है, पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर है उसके बेटे को ही दे दिया कि तू पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल करेगा। तो मतलब किसके पास है पता नहीं, किसके साथ जा रहा है ये भी पता नहीं, गारंटी नहीं कह सकता। ठीक है, ये चीजें हैं। हाँ, और एक टॉपिक ओरिएंटेड बात कर रहा हूं। मान लो पैसे हम लोग जो लाते हैं वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज है जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करने के ऊपर पैसा चार्ज करती है। इंडिया में कैसे है पता है, आप सभी जानते हो। सर घर पे पैसा पड़ा है, लोग घर पे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, बैंक में रखेंगे। अब एक बैंक में क्यों रखता है, तो एक आदमी का मेन पर्पस होता है, इंडिया की फिलोसॉफी कह रहा हूं मैं, इंडिया में बैंक में क्यों पैसा रखा, थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, थोड़ा तो बढ़ेगा, घर पे पड़ा पड़ा उतना ही होगा, तो बैंक में क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अदर कंट्रीज में अलग ही कहानी है, अलग कंट्रीज में क्या है पता है, बैंक में पैसा रखोगे तो जितना रखा था उससे कम मिलेगा। सर क्यों कम मिलेगा, उसका रीजन है, वो लोग क्या चाहते हैं, पैसा आपके पास रहे, आप खर्चा करें, और जैसे खर्चा करोगे तो पैसा मार्केट में घूमता रहे। ये वाली चीज है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग कंडीशन का, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाऊं, ये स्टेप समझ में आई थी कि कैसे सॉल्व करते हैं। एक सवाल सिंपल सा दे रहा हूं, हाँ यह ध्यान में रखिए, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी सवाल आए सिंपल इंटरेस्ट पे आएगा नहीं, अगर आ भी जाए तो एडिशन कर देना है, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर इज अ 30% एंड देन 40%। पहले साल में 30% था, अगले साल में 40% है, तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आता तो उसका आंसर ही बन जाता, कितना था, 30 + 40 कितना, 70। बट सिंपल इंटरेस्ट में पूछेगा नहीं वो आपसे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हाँ 82। एक बेसिक तरीका देखो, दो मेथड बताई मैंने अभी तक, एक मैंने बताया कि परसेंटेज से चले जाओ, और एक मैंने कहा वो XYZ वाला फॉर्मूला जो भी है। अब मान लो मैं परसेंटेज से चला जाता सर, तो परसेंटेज से कैसे निकालते हैं, पहले साल कितना, 30, अगले साल कितना, 40। ऐसे परसेंटेज से कंपाउंड इंटरेस्ट में, पहले साल 30, अगले साल 40। अब जब अगले साल 40 ले रहे थे, तो जो पहला नंबर है उसका कितना परसेंट लगेगा, 40% लगेगा। पहला जो नंबर है उसका कितना लगेगा, 40%। तो अब मुझे इसका 40% पता नहीं, लेकिन मैं 10% तो निकाल सकता हूं। बताओ इसका 10% कितना, 3, क्योंकि कोई भी नंबर का 10% है 10 से डिवाइड, 3 आ गया कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे 10% की वैल्यू 3 है, और ये 10 को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई 12, तो यहां पर बढ़ जाएगा आपका 12। और जैसे यहां पर 12 बढ़ेगा तो 40 + 12 कितना, 52। तो अब देखिए कंपाउंड में कितना हो गया पूरा, यहां पर बना 30 का, इस साल में बन रहा है 52 का, और दोनों की एडिशन कितनी हो जाएगी, 80। तो ये 82 ये ऐसे आएगा। तो एक तो ये तरीका है जिसमें आप ऐसे ऐसे जा सकते हो, बाकी वो ट्रिक्स है आपके पास, पहले साल 30, अगले साल 40, और दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 30 इंटू कितना, 40 डिवाइडेड बाय कितना, 100, ऐसे आएगा। ठीक है, ये आएगा कि नहीं। अब इसमें सॉल्व करते समय ये जीरो यहां से जीरो गायब, इन दोनों की एडिशन, व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस नंबर, 70, एंड देन 3 × 4 कितना, 12, तो 3 × 4 12, तो आंसर कितना आएगा, 82। तो ऐसे भी आ रहा है। अब सभी मेथड का ड्रॉबैक एंड प्लस देखिए, इसमें आपको परसेंटेज का प्रॉपर पता होना चाहिए, लिखते आने चाहिए। इसमें आपको मल्टीप्लेशन आएगा, लेकिन ये मेथड किसके लिए है, ये खाली दो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज कर रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 आया, मेथड काम की नहीं है, वर्क नहीं करेगी, ये करेगी लेकिन इसको फिर लिखते बैठना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट में आया तो फिर तो ये गायब हो जाएगा दोनों के दोनों। उसके लिए हमें नेक्स्ट कंसेप्ट बिल्ड करना है, जिसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन चार्ट मेथड, जिसमें कोई भी नंबर पॉइंट वाला आ जाए उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, फ्रैक्शन चार्ट क्या होता है, परसेंटेज को चार्ट में कैसे लिखता है, इसका पूरा दिखाता हूं सामने। फिर उसी के द्वारा हम लोग कितने डिफिकल्ट कंटेंट को सॉल्व कर सकते हैं ये रखता हूं। देखिए फ्रैक्शन चार्ट, या हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज, इसको ऐसे लिखना, फ्रैक्शन नंबर टू परसेंटेज, इनका कन्वर्जन। ठीक है, ये वाला चार्ट पता हो जब भी आप डिफिकल्ट कंटेंट सॉल्व कर रहे होंगे। 1 का मतलब होता है परसेंटेज में 100, कोई भी नंबर का 100% चाहिए तो वो खुद ही नंबर है, उसको 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 यानी 100%, तो 2 यानी कितना परसेंट होगा फिर,
200%। मान लो मैंने पूछा कि 20 का 200% बताओ कितना है, तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 2 कितना, 40, तो 40 इज द 200% ऑफ द 20। ठीक है, तो 2 का मतलब 200, तो आप बताओ 3 का मतलब कितना आएगा फिर, 300, तो 3 का मतलब 300, ऐसे चल रहा है। ठीक है, उसी के तहत 1/2 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब 100 है, 1/2 का मतलब कितना, 50%। यानी कोई भी नंबर का 50% चाहिए तो सीधा 2 से क्या करो, डिवाइड कर देना। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द 50% ऑफ द 160, 160 नंबर का 50% कितना होता है, तो आंसर कितना आएगा, 80। आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 80 आएगा। देन नंबर आएगा यहां पर 1/3, व्हाट इज द 1/3, तो ये होता है 33 पॉइंट कितना, 33%। कोई भी नंबर का 33.33% चाहिए तो सीधा 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है। व्हाट इज द 33.33% ऑफ द 120, 120 का 33.33% कितना होता है, 40 होता है। क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर रहे हो तो ये नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 2/3, तो 2/3 का मतलब होता है 66.66%। जैसे 1/3 का 33.33, तो ये होता है 66.66%। उसके बाद में नेक्स्ट 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा, 25%। कोई भी नंबर का 25% चाहिए, 4 से क्या कीजिएगा, डिवाइड। व्हाट इज द 25% ऑफ अ 400, 100, 4 से डिवाइड करो, 100 आ जाएगा। देन नेक्स्ट नंबर इज अ 3/4, 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 75%। कोई भी नंबर का 75% चाहिए, 4 से डिवाइड एंड 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद में आता है यार 1/5, 1/5 का मतलब क्या होगा, 20%। हाँ, कोई भी नंबर का 20% चाहिए, 5 से डिवाइड कर। अगर 1/5 20 है तो बताओ 2/5 कितना होगा फिर, 40 होगा, उसी के मल्टीपल। 3/5 कितना होगा यार, 60 बन जाएगा ये। ओके, उसके बाद में 4/5 कितना होगा हमारा, 80 होगा। तो दीज आर द नंबर जिसका परसेंटेज पता हो। ठीक है, अब देखो कुछ चार्ट मुझे दिखाना है। 1/6 कितना होता है, तो 1/6 होता है 16.66%। यस। फिर 1/7 कितना होता है, तो ये 100 से डिवाइड करके ही बना रहा हूं मैं, 14 पॉइंट कितना, 28%। फिर 1/8 कितना होता है यार, 12.50%। हाँ, आप 100 को डिवाइड कर रहे हो इस नंबर से। 1/9 कितना होता है, 11.11%। हाँ, 1/10 कितना होता है, 10%। 10 को 10 से, 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये। तो इसी वजह से हम लोग कह रहे थे कि कोई भी नंबर का 10% चाहिए तो सीधा आपको उस नंबर को 10 से क्या करना है, डिवाइड करना चाहिए। इस वजह से मैं ये प्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब देखिए कुछ नंबर मुझे कहां तक चाहिए, मुझे 1/20 तक चाहिए। अब बताओ 1/11 कितना होता है, 9.09%, ये है। हाँ, ओके, 1/12 कितना होगा, देखिए 1/12 को कैसे याद करेंगे, 1/6 पता है आपको, उसका हाफ है कि नहीं, 1/6 कितना है, 16.66, तो 16 का हाफ कितना, 8, और 66 का हाफ कितना, 33, ये वाला। फिर 1/13 कितना होगा, 1/13 होगा 7 पॉइंट कितना, 69%। ठीक है, 1/14 कितना होगा, 7 पॉइंट कितना, देखो 1/14 चाहिए तो 1/7 पता होना चाहिए। 1/7 कितना है, 14.28, 14 का आधा 7 और 28 का आधा 14, तो ये ऐसे आ गया। फिर नेक्स्ट नंबर है 1/15, 1/15 कितना होगा, 6.66%, ये वाला नंबर। ठीक है, उसके बाद में 1/16, बताओ 1/16 किसका हाफ होता है यार, 1/8 का हाफ होगा। 1/8 की वैल्यू कितनी है, 12.50, 12 का हाफ कितना, 6, और 50 का हाफ कितना, 25, ये ऐसे बन गया। फिर अनादर, देखो ये 3 नंबर ऐसे है ना कि हर आदमी भूलता जाता है, तो मैं उसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको कैसे करना है। नंबर है 1/17, उसके बाद में यहां पर लिखता हूं 1/18 और 1/19। ये 3 नंबर ज्यादातर स्टूडेंट भूल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, सभी तीनों की शुरुआत होती है 0.5 से, ये 5.88 है, ये 5.55 है, और ये 5.26 है, ऐसे। और सबसे आखिरी नंबर है 1/20 का, और 1/20 का मतलब होता है 5%, ऐसा। तो इन तीनों के लिए स्पेशल थोड़ा सा याद करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगेगा तो हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि सर क्या चल रहा है, ऐसा। क्लियर बना पाओगे, तो जो नेक्स्ट मेथड है उसको इंट्रोड्यूस करता हूं, और मैं जो तीसरी मेथड में आपको अभी अब समझाने वाला हूं,
वही सबसे अहम मेथड है, क्योंकि उसके द्वारा जितने भी डिफिकल्ट कंटेंट है आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बुक में हम लोग कैसे जाएंगे, स्टार्टिंग का मैं टॉपिक आपको धीरे धीरे सभी दोनों कनेक्ट कर रहा हूं, और उसके बाद में डिफिकल्ट के ऊपर एक एक टाइप वाइज आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, हो सके तो फोटो निकालो तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखा है बाद में आराम से इसको देख लीजिएगा। चलो, तो हम लोग बात करें इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट की, और सर ऐसा सवाल आ गया तो 12.50%, देन 11.11%, ऐसा आ गया, फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वाला आ गया, तो क्या करेंगे। तो अब इनके टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करें। पहला तो 12.50 है, देन 11.11, ये नंबर पॉइंट में है, तो अगर मैं फॉर्मूला भी लगाऊं एक्स प्लस वाई वगैरह, मल्टीप्लिकेशन में टाइम चला जाएगा। ठीक है, वो परसेंटेज निकालते बैठो तो भी टाइम चला जाएगा। तो इसको आसान कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें ये पता हो व्हाट इज मीन बाय 12.5% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज द 1/8, ये होता है 1/8। व्हाट इज मीन बाय 11.11%, 1/9। अब इससे क्या समझ में आया, ये देखिए, इससे हमें ये पता चल रहा है कि यार ये जो डिनोमिनेटर उसको रीड कैसे करते हैं, इस लैंग्वेज में कैसे रीड करेंगे। हम लोग कहेंगे हम लोगों ने पैसे उधार लिया 8 रुपए, 8 रुपए उधार लिया, और जो 1 रुपए है वो उसका क्या बना, इंटरेस्ट बना, ऊपर वाला नंबर इंटरेस्ट बन रहा है। तो बात देखिए, 8 रुपए की वैल्यू उधार पे ली गई है, 1 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने किसी से 8 रुपए आज उधार मांगेगे, एक साल के बाद कितना दोगे, 9 देना पड़ेगा, 1 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो नंबर कैसे बनेगा, ये नंबर ऐसे बनेगा, 8 रुपए का वैल्यू 1 नंबर बढ़ जाएगा, इसमें +1 करूंगा और वो कितना हो जाएगा, 9। यहां पर समझे, उधार कितने लिए, 9, इंटरेस्ट कितना बना, 1, तो यहां पर आएगा 9 रुपए की वैल्यू उधार ली गई, 1 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वैल्यू कितनी होगी, 10 की। चलो यहां तक स्टेप समझ में। ठीक है, अब देखिए जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है वो दो लाइन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड है, लेफ्ट और राइट है यार। लेफ्ट और राइट में कोई नंबर कॉमन है क्या, कोई नंबर कॉमन नजर आ रहा है लेफ्ट और राइट में, हाँ है, कौन सा नंबर, 9। तो जो नंबर कॉमन है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 9 मेरा कैंसिल हो गया। और मैं बताऊं लेफ्ट और राइट में कोई नंबर है जो डिवाइड होने लायक है, जैसे 8 और 10 है सर, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, तो डेफिनेटली करेंगे। ये नंबर कितना बनेगा, 4 बनेगा, ये नंबर कितना बनेगा, 5 बनेगा। अब यहां पर हम लोग रुक सकते हैं। तो अब चार्ट क्या बना आपका, अब चार्ट ऐसे बनेगा, इस साइड में 4 बचा था, इस साइड में 5 हुआ था। तो अब इसको रीड करने का मतलब है कि हम लोगों ने उधार पैसे कितने लिए, 4 रुपए, वापस कितना किया, 5 रुपए, उधार लिए उसको प्रिंसिपल, वापस किया उसको अमाउंट, कितना ज्यादा पैसे दिया, तो 1 रुपए ज्यादा दिए, 1 रुपए तो ज्यादा दिए कि नहीं, तो जो 1 रुपए ज्यादा दिए उसको हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इंटरेस्ट। हाँ, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट कह दो तो भी चलेगा, कितना आ गया, 1 आया। तो जो 1 रुपए आया वो किसके ऊपर इंटरेस्ट बना था आपका, 4 के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर। तो 1/4 इंटू क्या करेंगे, 100%। तो 1/4 इंटू 100 कर दो, 4 1 जार, ये कितना, 25,000। तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 25%। ऐसे सॉल्व करना। ऐसा है सीएम में जितनी भी डिफिकल्टी है वो सभी इसी फॉर्मूले से बनते हैं, इसी टिप्स से बनेंगे। ठीक है, देख लीजिए ये प्रेजेंटेशन कैसे किया था, प्लीज हाँ प्रॉपर चेक करना। ओके, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, देखिए तो पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 33.33%, देन है 25%, एंड देन है 20%, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीन कंबाइन करना है, तो फॉर्मूले से तो नहीं बना सकते, लेकिन जो फ्रैक्शन वाली चार्ट है उससे डेफिनेटली बनेगा। 33.33%, 25%, 20%, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए देखते हैं 100 और 50, व्हाट इज मीन बाय 33.33%, 1/3, ये चार्ट है आपके पास, वहां से रेफर कर सकते हैं। व्हाट इज द 25%, 1/4, एंड व्हाट इज मीन बाय 20%, 1/5। तो सबसे पहले तो ये आपको पता हो कि यार इसका परसेंटेज कितना बनता है इन टर्म्स ऑफ द फ्रैक्शन। अब अगर मैंने ये नंबर जानता हूं तो ये हम लोग रीड कैसे करते हैं, उधार कितने लिए, 3 रुपए, ये प्रिंसिपल हुआ, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। तो हम लोग क्या कहेंगे, 3 रुपए उधार लिए यार, 1 रुपए बढ़ा के देने पड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 रुपए। यहां पर कितने उधार लिए थे, 4, 4 में नंबर ऊपर वाला इंक्रीज करता है, एक नंबर बढ़ गया तो कितना हो गया, 5। यहां पर कितना लिया था, 5, कितना चला गया, 6। तो ये आ गया लेफ्ट साइड और एक हो गई राइट साइड। लेफ्ट और राइट क्लियर है सभी को। तो बताओ लेफ्ट और राइट में कौन कौन से नंबर आपके सामने सेम नजर आ रहे हैं, 5 है सर, 5 से 5 कट जाएगा,
4 से 4 भी कटेगा, अब ये तो कोई सेम नहीं है, लेकिन 3 और 6 में एक चीज कॉमन है, 3 और 6 दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे, 3 से। अगर मैं यहां पर 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 बचेगा, यहां पर 3 से डिवाइड कर दूं तो 2 बचेगा, तो फाइनल चार्ट 1 का कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 1 का 2 को रीड कैसे करते हैं, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये बना हमारा अमाउंट। 1 रुपए उधार लिए, 2 रुपए वापस देना पड़ रहा है, तो कितने एक्स्ट्रा चले गए, 1 रुपीज इंटरेस्ट दिया गया, और जो 1 रुपए दिया गया वो किसके ऊपर दिया था, 1 के ऊपर ही दिया था। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू क्या कर दिया, 100, तो व्हाट इज द आंसर, 100%, तो 100% इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, एक एग्जाम्पल अब देखिए, 11.11%, देन 12.50%, देन 16.66%, what is the equivalent rate of interest, 11.11%, 12.50%, 16.66%। बेस्ट वे, अगर आपको चार्ट नहीं पता तो वो चार्ट जो लिखा है उसको देख के बना सकते हो। स्टार्ट, ये एन है, 11.11 है वो, ये देखना यहां पर ये 11.11 है, डिफिकल्ट थोड़ी होगा यार। देखिए, आप मुझे इतना बता सकते हो, व्हाट इज मीन बाय 11.11%, 1/9, 1/9 है चार्ट में, ये क्लियर है। तो 1/9 का मतलब हुआ 9 रुपीज उधार लिए, तो 1 रुपए बढ़ा के देंगे तो कितना होगा, 10। ये स्टेप समझ में। व्हाट इज मीन बाय 12.50%, 12.50% कितना होता है, 1/8, 8 रुपए उधार लिए, 1 रुपए बढ़ा के दे दो, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 बनेगी। यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। अनदर नंबर इज 16.66%, व्हाट इज मीन बाय 16.66%, 1/6, तो 6 रुपए उधार लिए, 1 रुपए बढ़े के चलेगा, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहां तक ऐसा चार्ट बना, और ये चार्ट बना, अब हम लोग वही कहते हैं कि लेफ्ट और राइट में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे रहा है, कौन सा, 9, 9 से 9 कैंसल। और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, हाँ तो डेफिनेटली 2 से कर सकते हैं, 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मेरा 4 बनेगा, इधर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना, 5 बनेगा। अब कोई डिवाइड होने लायक है यार, अब कोई डिवाइड होने लायक, तो अब तो कुछ भी डिवाइड होने लायक नहीं है। तो अब इस केस में क्या होता है, सेम साइड का करता है मल्टीप्लाई। देन बताओ 4 × 6 कितना, 24, ये यहां पर आए, या ये स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है। और 5 × 7 कितना, 35। चलो यहां तक देखिए, आराम से देखिए, अब आंसर तो गड़बड़ हुआ था, चेक कर लीजिएगा, सही है, हाँ यहां तक सही है। अब एक बात बताओ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल, ये हमारा क्या है, अमाउंट। आप बताओ, 24 रुपए मैंने उधार लिए, 35 रुपीज में इंटरेस्ट दे रहा हूं, हाँ रिटर्न कर रहा हूं, कितना ज्यादा दिया, 11, 11 रुपीज ज्यादा दिए, और 11 रुपीज कब ज्यादा दिए, किसके ऊपर दिए थे, 24 के ऊपर। तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बनेगा, 11 डिवाइडेड बाय 24 इंटू क्या करेंगे, 100, ऐसे कर देंगे, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन में भी दे सकता है वो, जैसे चाहिए, आप इसको डिवाइड भी कर दो या मल्टीप्लाई, देखो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 6,000, 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 है, 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 11 से मल्टीप्लाई का तरीका बहुत आसान होता है, सिंपल सा भी होता है, कैसे, ये यहां पर समझेगा कि इसका यूनिट प्लेस देखना, इसका आखिरी नंबर क्या है, 5, तो 5 लिख दो, 5 + 2 कितना, 7, 7 लगा दो, आखिरी स्टार्टिंग का नंबर 2, और डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 11 वही करता है, ठीक है। अब यहां पर समझ लो कि मैंने कहा यार 11 इंटू, ऐसे लिखता हूं यहां पर, 11 इंटू मुझे करना है 1 2 3, तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, आखिरी नंबर क्या है, 3, बताओ 3 + 2 कितना, 5, 5 + 1 कितना, सॉरी 2 + 1 कितना, 3, स्टार्टिंग का नंबर 1, ऐसे 2 नंबर की डिजिट एडिशन करके आगे आगे बढ़ते जाइए, और लास्ट में वो दे देना। तो आप देखो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 × 1 = 6, 6 कितना, 4 जार, 6 4 जार कितना, 24 जाने के बाद बचा कितना, 3, 3 के ऊपर 5, 35, तो 6 कितना, 5 जार, 6 5 जार कितना, 30 जाने के बाद बचा कितना, 5, तो वो 5/6 ऐसा नंबर बनता ही रहेगा, वो फ्रैक्शन में रहेगा। ये वाला आंसर था, तो पूरे क्लास का तो गलती हुआ, ठीक है। एक आखिरी एग्जाम्पल लेता हूं, लास्ट एग्जाम्पल, आप सभी ने ट्राई करना है, मान के चल रहा हूं कि एक आखिरी एग्जाम्पल सभी स्टूडेंट अच्छी तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल है, 12.50%, देन
11.11%, देन 10%, देन 9.09%. Find the equivalent rate of interest. What is the equivalent rate of interest? ऐसा सर, आखिरी सवाल, लास्ट सवाल, बट चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट इसको सॉल्व करें. चार्ट पता नहीं है तो डेफिनेटली देखिए, वहां से उस जगह से कॉपी कीजिए. मतलब ये कितना है? 1/8. तो 1/8 का मतलब 8 की वैल्यू 9 बन गई. डायरेक्ट लिखता हूं, 8 की वैल्यू 9 बनी. ओके, ये कितना है? 1/9. तो 9 की वैल्यू कितनी बनेगी? 10 बनेगी. ठीक है. ये कितना है? 10%. तो 10 की वैल्यू कितनी बनेगी? 11. ऐसे. और ये कितना है? 1/11. तो 11 की वैल्यू कितनी बनेगी? 12 बनेगी. तो ये बन गया हमारा चार्ट. और जैसे ये चार्ट बना, लेफ्ट और राइट को ऑब्जर्व करते हैं. लेफ्ट और राइट में जैसे कॉमन क्या है? तो हाँ, 9 9 है सर दोनों साइड में, ये कैंसल. 10 10 है तो ये भी कैंसल. 12 12 11 11 है तो ये कैंसल. अब दो नंबर बचे आपके पास. अब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 जार हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 3 जार होगा. तो फाइनली नंबर आएगा 2 की वैल्यू कितनी बन गई? 3 बनी. तो 2 की वैल्यू 3 बनी. इसको रीड करने आना चाहिए. क्या बताना क्या चाहता है मैथ्स में? ये क्या है? प्रिंसिपल, यानी पैसे उधार लिया नहीं तो वापस किसी को दिया. ठीक है. ये क्या है? अमाउंट, हम लोगों ने कितना वापस किया था. अगर मैंने 2 रुपीज उधार ली तो मैं 3 वापस कर रहा हूं. ठीक है. तो कितने रुपए मैंने बढ़ा के दिया उसको? 1 रुपए. तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा हमारा 1/2 इंटू कितना? 100. एंड व्हाट इज मीन बाय 1/2? 50%. तो 50% इज द राइट आंसर.